तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। पहली बात तो ये क्या है, एमएससी प्रीवियस का टॉपिक है, तो बीएससी वाले बच्चे इसको ना देखें। और हम ये जो है सरफेस केमिस्ट्री में आता है, इससे पहले जो है बीईटी थ्योरी है उसका है ना, उसके बाद गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आता है। तो सरफेस केमिस्ट्री का है टॉपिक ये। यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम ये सरफेस एक्सेस निकालेंगे यहाँ पर गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो सरफेस एक्सेस का मतलब क्या है, जैसे कि हमने मान लिया पानी लिया किसी, उसके अंदर हम डेरिवेशन जो करेंगे उसका मतलब क्या है, उसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि इस डेरिवेशन से ये जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे इससे कि इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो कोई पानी है, उसके अंदर हमने मान लिया साल्ट डाला, जैसे कि सपोज आपको अच्छे से विजुअलाइज हो बात, मैंने ग्लास से लिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, साल्ट डाला, तो इसके अंदर क्या होगा, साल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन साल्ट जो बल्क है अंदर, बल्क टर्म समझो, पानी के अंदर का जो ये अंदर वाला है, एक होती है सरफेस और एक होता है बल्क। बल्क किसे कहते हैं बच्चों, पानी के अंदर का जो वॉल्यूम है ना, वो बल्क कहलाती है। जो ये चीज़ है बल्क कहला रही है। सरफेस क्या, जो ऊपर की सतह है वो सरफेस कहला रही है। तो जो हमने नमक डाला या फिर कोई मान लिया फैटी एसिड डाला तो इक्वली डिसॉल्व नहीं होगा। सरफेस पर क्या हो जाएंगे, सरफेस पर उसकी एक्सेस रहेगी, या फिर बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पर डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं और बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नहीं है। सरफेस पर क्या है, कुछ एक्सेस है, जैसे कि फैटी एसिड्स वगैरह क्या रहेंगे, एक्सेस में रहेंगे, या फिर NaCl वगैरह की जो कंसंट्रेशन होगी वो बल्क में ज़्यादा होगी, सरफेस पे कम होगी। तो ये जो फार्मूला बता रहे हैं हमें, फार्मूला यही चीज़ ड्राइव करेगा सरफेस एक्सेस, कि सरफेस पर जो हम सोल्यूट डाल रहे हैं उसकी कितनी एक्सेस है, एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी है, दोनों चीज़ बता देगा ये। अकॉर्डिंगली वो साइन का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसमें ये जो ड्राइव कर रहे हैं, जो पानी के अंदर सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पर कुछ और है और अंदर की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ और है। डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से करें, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये थर्मोडायनेमिक्स से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनिटी को याद करो, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। तो बेसिक आइडिया आपको कुछ चीज़ों का थर्मोडायनेमिक्स से होना चाहिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स है कि गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल। तो गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, स्पॉन्टेनिटी बताती है कि कोई चीज़ किधर को चले। तो क्योंकि इसका डेरिवेशन यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये फ्री है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। कभी बात करें हम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो इस बात का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल जहाँ जो जाना चाहता है वहाँ वो पहुँच चुका है। उसके बाद कंसंट्रेशन का चेंज, जितने सरफेस पर जाना चाह रहे हैं सरफेस पर पहुँच गए, और जो कंसंट्रेशन बल्क में है तो वो रुक गई, थम गई, काफ़ी टाइम हमने इसको दे दिया, तो उसके बाद चेंजेस नहीं आ रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है। तो मतलब मॉलिक्यूल सरफेस पे भी जा सकता है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, या फिर नीचे आ सकता है, तो कौन डिसाइड करेगा इसको, गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करती है कोई चीज़ किधर को मूव करेगी। तो डेरिवेशन स्टार्ट होगा गिब्स फ्री एनर्जी से, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी से। तो बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी जी जो है फॉर बाइनरी सिस्टम, फॉर बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है G इजकल टू N1 μ1 प्लस N2 μ2। बच्चों यहाँ पर μ1 क्या है, सपोज N1 मॉलिक्यूल्स हैं सोलवेंट की मान लो, है ना, उसका केमिकल पोटेंशियल जो है μ1 है, N2 क्या है, ये जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ ये करा रहा हूँ आप लोगों को पूरी शर्मा पठानिया से, है ना। तो इसके पीछे जो लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है तो आपको पूरी शर्मा पठानिया फॉलो करना है इसके साथ में। यहाँ पे समझ लो डेरिवेशन, उसके बाद पूरी शर्मा पठानिया में देख करके इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो बच्चों बाइनरी सिस्टम, ये म्यू किसको डिनोट करा है यहाँ पर, केमिकल पोटेंशियल को, केमिकल पोटेंशियल। जो केमिकल पोटेंशियल होता है क्या है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है, इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। पर मोल गिब्स फ्री एनर्जी रहती है जब मिक्सचर में हो। तो बच्चों N1 मोल है, ये पर मोल गिब्स फ्री एनर्जी है, पर मोल मतलब एक मोल की N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, प्लस N2 जो सोल्यूट है उसकी पर मोल ये है, उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का एडिशन क्या हो गया, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी आ गई।
ठीक है। तो μ1 क्या है, केमिकल पोटेंशियल है यहाँ पर। तो जो एनर्जी होती है वो तो एडिटिव होती है, ये जो N1 के मोल हैं, N1 मोल हैं, उनकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी प्लस N2 की वजह से, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चों बात है सरफेस की, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है। तो अगर हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी फॉर सरफेस, हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी फॉर सरफेस, फ्री एनर्जी फॉर सरफेस। सपोज सरफेस में मैं माना होगी N1 मॉलिक्यूल्स हैं सोलवेंट के, जिनका केमिकल पोटेंशियल μ1 है, और सॉल्यूट के जो है बच्चों मान के चल रहा हूँ मैं N2 है, और उसका केमिकल पोटेंशियल μ2 है। लेकिन बात ये कंपोजिशन N1 N2 होने के बाद भी सरफेस की जो एनर्जी है वो उसके एरिया पर डिपेंड करेगी। कंपोजिशन भले ही सेम है, लेकिन सरफेस का एरिया हम बढ़ा दें तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि रबड़ होती है उसको हम फैलाएं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो खाली ये दोनों फैक्टर नहीं रहेंगे, बल्कि सरफेस की एनर्जी भी गिब्स फ्री एनर्जी में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि हम जब सरफेस की गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है देखते हैं। G इक्वल टू N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस सरफेस, जानती है सरफेस टेंशन होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो सरफेस एनर्जी के बराबर होती है। तो सरफेस टेंशन को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम गामा से। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया की सरफेस एनर्जी। सपोज सरफेस एरिया बच्चों इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं सिग्मा से। तो ये क्या है, सरफेस एनर्जी। इस किसके लिए लिख रहा हूँ, ये सरफेस एनर्जी है, प्लस ये क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर एरिया डिनोट कर रहा है। तो जैसा बच्चों यहाँ पर ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक टर्म और ऐड की, ये क्या है, सरफेस एनर्जी है। ये किसको गामा डिनोट कर रहा है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया तो टोटल जो एरिया उससे मल्टीप्लाई कर देती है, टोटल एनर्जी होगी सरफेस एनर्जी। प्लस सोल्यूट के N2 मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल पोटेंशियल उनका μ2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो μ2 की वजह से एनर्जी प्लस ये एनर्जी एडिटिव होती है। तो ये सरफेस की एनर्जी आ गई टोटल। क्या आ गई बच्चों, ये सरफेस की एनर्जी आ गई। तो बच्चों ये जो किस तरह से चेंज हो सकती है, सरफेस एनर्जी किस तरह से चेंज हो सकती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो मैं इसका कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन करने में बच्चों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये टू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रखते हुए फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही हम तीनों टर्म का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर डी जी इक्वल टू क्या हो गया, N1 d μ1 प्लस μ1 d N1। N1 को ऐसे ही रखा, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फिर इसको कांस्टेंट रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ऐसे सेकेंड टर्म का करेंगे और ऐसे थर्ड टर्म का करेंगे। मैं लिख देता हूँ प्लस N2 d μ2 प्लस μ2 d N2 प्लस गामा d सिग्मा, ये सिग्मा है, प्लस सिग्मा डी गामा। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो बच्चों ये गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस आ गया अगर इनमें चेंजेस किया जाए गिब्स फ्री एनर्जी का। तो एक इक्वेशन होगी 1, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी होगी बच्चों सरफेस की। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है बाय डेफिनीशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनीशन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो फंक्शन होती है बच्चों प्रेशर का, टेम्परेचर का, और जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 N2 है तो N1 का, N2 का, और क्योंकि यहाँ पर हम एरिया का चेंज कर रहे हैं तो एरिया का, तो इन फैक्टर का वो फंक्शन होती है। मतलब इनको चेंज करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये जो कुछ सिमिलर रहेगा जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया है डेरिवेशन गिब्स धम इक्वेशन। कौन सा डेरिवेशन किया है, गिब्स धम इक्वेशन। उसी तरह से कुछ यहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं। एक तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस हम यहाँ से लेकर के डीजी लाए। एक क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये बाय डेफिनेशन गिब्स फ्री एनर्जी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस होता है वो लेकर के आएंगे और फिर इस इक्वेशन और इसका हम कंपैरिजन करेंगे। देखते हैं। तो बच्चों चेंजेस बाय डेफिनेशन किस तरह से डीजी लिखा जाता है।
हम थर्मोडायनेमिक्स में जब केमिकल पोटेंशियल पढ़ते हैं या फिर गिब्स थर्म इक्वेशन पढ़ी है तब इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ से चेंजेस करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं जी को किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, बाकी को कांस्टेंट रखते हुए। फिर क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सारे अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। चलो बच्चों, पहले एक स्लोली करता हूँ फिर आगे लिख दूंगा मैं। डी जी विद रेस्पेक्ट टू पी, ये एक तरह से हमें रेट बताता है। टोटल पी में कितना चेंज हुआ वो यहाँ पर डी पी लिख दिया। जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हुए टी n1 n2 सिग्मा। तो जो अदर वेरिएबल्स थे पी से अलग उनको सबको कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया। प्लस अब बच्चों पी के रेस्पेक्ट में ये टर्म आई, अगर पी के रेस्पेक्ट में चेंज होगा गिब्स फ्री एनर्जी में तो इतना चेंज होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी में टी चेंज करने पर जो चेंजेस आएगा उसको यहाँ पर लिखूंगा, पी को कांस्टेंट और अदर को कांस्टेंट रखते हुए। तो बच्चों उसको किस तरह लिख रहे हैं यहाँ पर, डी जी अपॉन डेल टी, अदर कांस्टेंट बाकी टी के से अदर जो है बाकी सबको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, वो कांस्टेंट रखते हुए n1 n2 सिग्मा। ये एक तरह से रेट बता रहा है, इतना चेंज टी के चेंज करने पर हो रहा है, टोटल टी में चेंज कितना, डी टी चेंज किया उससे मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। प्लस सब के रेस्पेक्ट में इस तरह से बच्चों लिखेंगे हम। तो मैं इसको लिखता हूँ अब n1 के रेस्पेक्ट में डेल जी अपॉन डेल n1 डी n1, बाकी P था टेम्परेचर, n1 को यहाँ पे लिखेंगे नहीं, n2 कांस्टेंट और रो, प्लस किसके रेस्पेक्ट में, डेल जी अपॉन डेल n2 प्रेशर टेम्परेचर और n1 सिग्मा, प्लस ये क्या है बच्चों, एरिया। ये किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, है ना, सरफेस एरिया है, सरफेस के ऊपर जो एरिया है। तो ये क्या हो गया, डेल जी अपॉन डेल रो, बाकी पी टी n1 n2 कांस्टेंट रखते हुए और डी रो। तो बच्चों ये आ गया बाय डेफिनेशन, डीजी में जो चेंज आएगा ये आएगा। अब बच्चों इसके आगे हम थर्मोडायनेमिक्स से कुछ जानते हैं जो कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या जानते हैं बच्चों, ये टर्म होती है V के बराबर, ये वाली टर्म होती है -S के बराबर। अब जो इसको मैक्सवेल इक्वेशंस में देखना तो डी जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर होता है, V के बराबर, डेल जी अपॉन डेल टी किसके बराबर होता है, -S के बराबर। और बच्चों केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम जानते हैं डेल जी अपॉन डेल वन क्या होता है, μ1। इसकी जगह यहाँ पर देखो dn2 छूट गया है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो सिमिलर है। क्या हो गया बच्चों, μ2 हो गया ये। और बच्चों ये गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है एरिया के साथ में, एरिया चेंज करने पर गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये क्या टर्म कहलाती है बच्चों, सरफेस टेंशन, जिसे हम डिनोट किससे कर रहे हैं, गामा से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों ये मैं इनको रिप्लेस करके यहाँ पर लिख देता हूँ। मैक्सवेल इक्वेशन से आप जानते हुए क्या, वी डी पी -S के बराबर आता है वी डी पी -S डी टी, प्लस ये टर्म हो गई बच्चों μ1 dn1, प्लस नेक्स्ट टर्म हो गई μ2 dn2 प्लस गामा डी रो। तो वो जो बाय डेफिनेशन जो हमारा जो ये जो चेंजेस आया डीजी में, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया, ये आया। लेकिन हम इस फार्मूले से जो लेकर के चले यहाँ से जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज ये आया, तो बात तो गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज की बात है, किसके सिस्टम के सरफेस एनर्जी की, किस तरह से सरफेस की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो रही है। दो अलग तरह से हम ये इक्वेशंस निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनका कंपैरिजन करके देखें, क्योंकि ये भी क्या है, डीजी है, ये क्या है, डीजी है। ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस क्या है, इससे आया है। ये जो इक्वेशंस हमने टोटल गिब्स फ्री एनर्जी की बात की थी उसका डिफरेंशिएशन किया था टोटल। ये बाय डेफिनेशन जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है तो दोनों तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ और यहाँ पर मैं करूँगा, ये कंपैरिजन करने से पहले हम बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की। मतलब ये दो टर्म गायब करूँगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे dt गायब हो जाएगा, dt इक्वल टू 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, dt क्या होता है, चेंज, और प्रेशर dp। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर बाद में कंपैरिजन करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट मतलब नो चेंज इन p, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब नो चेंज इन dt, तो ये वाली दोनों टर्म 0 रख देंगे। तो dc इक्वल टू क्या हो गया, μ1 dn1 प्लस μ2
dN2 प्लस गामा डी रो। अब बात करेंगे जो मैं कर रहा था, क्या बात करेंगे बच्चों, इस तरह से बाई डेफिनेशन हमने ये इक्वेशन निकाली है और जो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी था उसमें जो चेंजेस करा ये इक्वेशन, तो ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, ये डीजी है ये भी डीजी है, लेकिन है ना जब कंपैरिजन किया तो कुछ टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा है। कौन कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है पहले से उन्हें हम देख लेते हैं। एक तो बच्चों ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा टर्म है, और ये वाली टर्म जो है इसमें है ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है, मैंने मार्क कर दिया। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा टर्म्स इस वाली इक्वेशन में जब टोटल डिफरेंशिएशन किया तो इसका मतलब है ये वाली टर्म जो है इनका सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि बात है कि ये भी डीजी है ये भी डीजी है, अलग अलग तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस निकाला हमने, बाय डेफिनेशन गिब्स फ्री एनर्जी लेकर के आए, या फिर टोटल एनर्जी जो थी गिब्स फ्री एनर्जी उसका डिफरेंशिएशन करके आए। तो इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म है वो बराबर जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जो ये है वो ही ये है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म आई है वो डेट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और वो एक्स्ट्रा टर्म को मैं ऊपर लिखता हूँ, फिर उसके आगे देखते हैं। जैसे कि हमने ये सेम डेरिवेशन करें बच्चों, जैसे कि हमने गिब्स धम का किया था उसी तरह से यहाँ पर डेरिवेशन हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स गिब्स धम इक्वेशन का। तो बच्चों यहाँ से आया N1d μ1 प्लस N2d μ2, ये एक्स्ट्रा वाली टर्म और ये एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये वाली टर्म तो यहाँ पे है ये है, तो प्लस रो डी गामा इजकल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वही चीज़ ये है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म है तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स है वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और ये चीज़ किसके लिए आ रही है बच्चों, ये आई थी सरफेस के लिए, हम यहाँ पर सरफेस के लिए लेकर के चले थे। सरफेस एनर्जी N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं सोलवेंट के सरफेस पर और N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, जो सोल्यूट मिक्स किया हमने। अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें इसके सिमिलर इक्वेशन जो कि गिब्स धम में हमने निकाली थी कि बल्क के अंदर क्या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी, ये सेम इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर बल्क के लिए निकाले, ये किसके लिए निकाली है हमने, सरफेस के लिए निकाली है जो जीरो आया था। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर बल्क, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर बल्क, तो जो बल्क के लिए क्या होगी, तो मैं बल्क में मान के चल रहा हूँ कि N1 जीरो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल पोटेंशियल d μ1 है, प्लस N2 मॉलिक्यूल किसके हैं, सोल्यूट के हैं। बल्क में, बल्क मतलब बीच का जो पार्ट होता है उसे बल्क बोलते हैं, है ना, d μ2 इजकल टू जीरो, क्योंकि वहाँ पर तो सरफेस तो होती नहीं बल्क में, क्योंकि बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं, तो ये वाली टर्म तो वहाँ पर है नहीं, इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स हैं कहाँ पर, बल्क में। अब यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक्स की एक चीज़ याद होनी चाहिए, जब कोई चीज़ क्या होती है बच्चों, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मैंने इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात इसीलिए की थी, ये इक्विलिब्रियम है, नीचे जा रहे होंगे ऊपर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ आप ओ करके क्या हो गया, कुछ समय के बाद ये स्थिर हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ बीच की बल्क की और सरफेस की चेंज नहीं हो रही है। तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, सारे बच्चे जानते होंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम डी जी इक्वल टू जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम हम सब जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम डी जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, मतलब उसकी बात होती है G1 इक्वल टू G2, मतलब नहीं चेंज हो रहा गिब्स फ्री एनर्जी में। तो यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल पर मोल का गिब्स फ्री एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल भी क्या कह रहा हूँ, केमिकल पोटेंशियल जो है बच्चों क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल है ना मिक्सचर में। तो कहने का मतलब जो बल्क का केमिकल पोटेंशियल है वही सरफेस का केमिकल पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है μ1 और μ जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज किए हैं, ये नोटेशन लगा दिया बल्क के लिए, ये नोटेशन लगा दिया, लेकिन हमने μ2 ऐसे ही μ2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ना तो उधर से आ रहा ना नीचे आ रहा, इक्विलिब्रियम में है, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, डी जी इक्वल टू जीरो, G1 इक्वल टू G2, तो मतलब जो केमिकल पोटेंशियल सरफेस पर सोल्यूट का है वही बल्क का है ना, तो वो बराबर है। तो यहाँ से मतलब ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोल्यूट किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज करके हम डेरिवेशन निकालना चाह रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो मैं सोल्यूट की टर्म में करना चाह रहा हूँ, इस इक्वेशन को किस टर्म में करना चाह रहा हूँ, सोल्यूट के टर्म में। तो सोल्यूट क्या है, 2 है,
तो मतलब μ1 को यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर। बल्क के लिए इक्वेशन लिखी मैंने, और केमिकल पोटेंशियल क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो जो केमिकल पोटेंशियल सरफेस पर है वही बल्क में भी है, क्योंकि सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है। तो डी μ1 यहाँ इस इक्वेशन से निकाल करके मैं ऊपर रखूँगा। तो बच्चों डी μ1 कितना हो गया, इसको बराबर उधर ले गया, n2 0 अपॉन n1 नॉट डी μ2। अब ये इक्वेशन जो भी नंबर चल रहा है हमारा 3, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो क्या आ गया बच्चों, n1 माइनस n2 नॉट अपॉन n1 नॉट डी μ2 प्लस n2 डी μ2। ये टर्म यहाँ पर एक दी, ये वाली वैल्यू मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ, प्लस सिग्मा डी न्यू इजकल टू बच्चों 0, यहाँ पर डी μ2 में कॉमन लेकर के लिख रहा हूँ और इस वाली टर्म को इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ, है ना। और रो जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2-3 टर्म में यहाँ पर रीअरेंज कर रहा हूँ, इनको देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बच्चों, सीधा n2 माइनस में ये वाली टर्म कितना, n1 n2 नोट अपॉन n1 नोट। जब ये बराबर से इधर चला गया, उधर से रो लेके आ रहा हूँ, अपॉन रो अपॉन सिग्मा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन लिया था हमने, चलो लिख देता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा, डी म्यू टू यहाँ से कॉमन लिया था, तो बच्चों रो उधर गया था, तो उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डी μ2 बच्चों उधर ले जाऊँ बराबर के, तो मैं इसको उधर लिख देता हूँ, इसकल टू माइनस डी μ2, है ना, डेल में पूछा दे, डेल μ2, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आ गया। तो बच्चों ये जो टर्म है ये क्या कहलाती है, सरफेस एक्सिस कहलाती है। ये जो है एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर, टोटल टर्म सरफेस एक्सिस पर यूनिट एरिया कहलाएगी, सरफेस एक्सिस पर यूनिट एरिया। ये कैसे डिवाइड करें हम, एरिया। तो जो ये जो सिग्मा टर्म लेके चलें हम, किसके लिए लेके चलें, एरिया के लिए। तो बच्चों इसको समझ लेते हैं, n2 तो जान ही रहे, n2 क्या, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। n2 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल है ऑन सरफेस, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस। अब ये वाली बच्चों ये जो है टर्म बता रहा है किसमें, इसको देखो क्या है ये, देखो बल्क के अंदर n1 नोड जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कनेक्टेड हैं n2 नोड सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। n1 सोलवेंट के मॉलिक्यूल से कितने कनेक्टेड हैं, n2 नोड। तो बच्चों एक सोलवेंट के मॉलिक्यूल से कितने कनेक्टेड होंगे, n2 नोट अपॉन n1 नोट। किसके बेसिस पर, बल्क के बेसिस पर। अगर बच्चों बल्क में n1 मॉलिक्यूल्स होते तो उससे कितने कनेक्टेड होते, n2 नोट अपॉन n1 नोट n1, जो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, n2 नोट अपॉन n1 नोट n1। तो ये चीज़ बता रही है कि बल्क में अगर n1 मॉलिक्यूल्स होते तो उससे कितने n2 मॉलिक्यूल कनेक्ट होते। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पर है, ऑन द सरफेस है। अगर n1 मॉलिक्यूल कहाँ होते, बल्क में होते, तो n2 मॉलिक्यूल इतने होते। ये सरफेस पर है, सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कंसंट्रेशन बल्क में जितनी होती तो ये होते n2 मॉलिक्यूल्स। तो इनको माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएंगे, एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसकी रीजनिंग हम यहाँ पर इससे लगाइए। n1 नोट से कनेक्टेड कितने n2 नोट हैं सोल्यूट के, बल्क के अंदर। नोट किसके लिए डिनोट हो रहा है, बल्क के लिए। अगर एक होता तो यहाँ ये डिवाइड चला गया। अगर n1 होते, जैसा कि सरफेस पर है n1, ऐसा अगर n1 बल्क में होते तो उससे कितने कनेक्टेड होते, इतने कनेक्टेड होते बल्क के अंदर। ये टर्म किसके लिए होगी, बल्क के अंदर। बल्क के अंदर कितना, n2 है ना, बल्क के अंदर जो n2 है। लेकिन ये तो सरफेस पर है, ये आ गया बल्क के अकॉर्डिंग। तो सरफेस पर जो n2 मॉलिक्यूल्स है माइनस बल्क में उसके अकॉर्डिंग होते, तो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रही है, एक्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गया, एक्सेस। ये एक्सेस बता रही है, मतलब कितने अधिक हो रहे हैं, कंसंट्रेशन कितनी अधिक हो रही है पर यूनिट एरिया। तो इस वाली टर्म को बच्चों यहाँ पर सरफेस एक्स है ना, एक्सेस को किससे लिखते हैं, गामा से। इसका टू क्या टर्म आ गई बच्चों, माइनस डेल गामा
अपॉन डेल म्यू टू टर्म आ गई है। इससे हटाता हूँ, फिर आगे डेरिवेशन करते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए बच्चों। अब ये केमिकल पोटेंशियल के टर्म में आ गया, सोल्यूट की केमिकल पोटेंशियल। ये क्या बता रहा है बच्चों? सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, है ना। केमिकल पोटेंशियल चेंज होने पर सरफेस टेंशन किस तरह से चेंज हो रही है। लेकिन हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं, या तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन की टर्म में ये फार्मूला हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कुल मिला करके घुमा फिरा करके किसकी टर्म में लेके जाएंगे? कंसंट्रेशन की टर्म में, क्योंकि हम तो कंसंट्रेशन ही जानते हैं, है ना। कितनी कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, कितने मोल डाल रहे हैं, कितने सोलवेंट में, तो उससे सीधी सीधी हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। रेडीमेड फार्मूला है, कितना मोल डाले तो कितनी एक्सेस होगी। तो बच्चों गामा हम क्या जानते हैं? थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं बच्चों। केमिकल पोटेंशियल म्यू टू जो होता है, अगर सोल्यूट प्योर होता, ये प्योर का केमिकल पोटेंशियल, प्लस RT ln जो मिक्सचर में है, तो ये जब क्या होता? प्योर होता सोल्यूट, तो उसका फार्मूला ये आता है एक्टिविटी की टर्म में, ये फार्मूला होता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस करना है। मैंने इसे क्या कर रहा हूँ? डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। म्यू टू इज टू, क्योंकि ये तो जब प्योर है, क्या है? प्योर फॉर्म है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया? RT dln A2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 के अंदर इसको पुट कर दें, तो बच्चों क्या आ गया? गामा इक्वल टू माइनस, है ना, गामा सरफेस एक्सिस किसके बराबर आ गया? डेल गामा अपॉन डेल, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, तो कितनी होगी? RT d डेल में कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ln A2, ये वाली वैल्यू उठा करके मैंने यहाँ पे रख दी है। तो बच्चों गामा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डेल माइनस 1 अपॉन RT डेल गामा अपॉन डेल ln A2। अब बच्चों डिफ्रेंशिएशन जो होता है d अपॉन dx ln x का, क्या आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन x होता है, ठीक है। और फिर आगे dx अपॉन x लिख दें, या फिर कहूँ कि d ln x का कितना होता है बच्चों? 1 अपॉन x dx होता है। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन A2 dA2 डिफ्रेंशिएशन इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा? 1 अपॉन A2 dA2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो A2 नीचे से ऊपर जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? माइनस A2 अपॉन RT डेल, ये गामा है ना, इसका सिंबल बार बार चेंज हो रहा है, ये गामा है, डेल A2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो एट, इसलिए पार्शियल भी लगाया हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लेकर के इसको चल रहे हैं। अगर बच्चों सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के बराबर होती है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गामा इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन RT, हाँ एक्टिविटी किसके बराबर रख रहा हूँ मैं? कंसंट्रेशन के बराबर। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन के बराबर होती है, क्योंकि हम जानते हैं A इज इक्वल टू क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों? यहाँ पर हम गामा C इस तरह से यूज़ करते हैं टर्म है, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। कुल मिलाकर के एट डाइल्यूट सॉल्यूशन है A इक्वल टू क्या होता है बच्चों? C के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस गामा से यहाँ पर ये गामा सेम नहीं, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो डी गामा अपॉन डेल C टू सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखो। नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे तो इसका फर्दर यूज़ करेंगे हम, और इसे एक बार बुक से भी आप जाओ, पूरी शर्मा पढ़ाने में सेम वे में दिया हुआ है, आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे इसके बाद।